सभी को टीम कीप लर्निंग की तरफ से नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा पे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेटा ग्रुपिंग होता क्या है और डेटा ग्रुपिंग की हमको ज़रूरत क्यों है और किन स्थितियों में हमें डेटा ग्रुपिंग करना चाहिए या किन स्थितियों में नहीं करना चाहिए। हम ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा को अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर समझेंगे और फिर इसकी एक ओवरऑल समरी देखेंगे कि कौन सी स्थिति में ग्रुप डेटा बेहतर होता है और कौन सी स्थिति में अनग्रुप्ड डेटा बेहतर होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमको डेटा ग्रुपिंग की ज़रूरत क्यों है। हमें डेटा ग्रुपिंग की ज़रूरत क्यों है। अगर मान लीजिए आपके पास में सैंपल पॉइंट्स कम है, 50, 100 या 150 इस तरीके से हैं, 50, 100, 150 और 200, तब तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इतना डेटा हम विजुअली भी देख सकते हैं और उसमें से अलग अलग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका जो डेटा है वो बहुत बड़ा है, यानी कि 1000, 1500 या इस तरीके की आपकी वैल्यूज़ है, तो ऐसे समय पे अगर आप उसको रॉ फॉर्म में ही एनालिसिस करोगे तो हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल पाओ, क्योंकि डेटा की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी और बड़ी है। तो इसीलिए ऐसे समय पे हमें डेटा को क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अलग अलग क्लासेस में। ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो साइज ऑफ द डेटा, जैसे कि नंबर ऑफ सैंपल या नंबर ऑफ डेटा पॉइंट समटाइम्स आर डिसाइडिंग फैक्टर व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो साइज ऑफ द डेटा जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि डेटा का साइज कितना है, यानी कितने उसके अंदर सैंपल पॉइंट्स हैं। उस आधार पे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। और डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं मतलब जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो उसका उसका यूज़ क्या है, क्यों करते हैं। डेटा की हम ग्रुपिंग करते हैं ताकि उसमें से कुछ एक मीनिंगफुल और एक लॉजिकल कंक्लूजन हम निकाल सकें, कुछ अर्थपूर्ण और कुछ रीजनेबल कंक्लूजन उसमें से हम निकाल सकें और फिर उससे कुछ एक डिसीजन ले सकें कि हाँ अब हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए हमें डेटा ग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब हम समझते हैं अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा को। तो अनग्रुप्ड डेटा हम कब यूज़ में लेते हैं, जब हमारा सैंपल साइज बहुत कम है, व्हेन द सैंपल साइज इज़ रिलेटिवली स्मॉल, और जो डेटा है उसको हम रॉ फॉर्म में ही एनालिसिस करने वाले हैं। डेटा जो है उसका हम रॉ फॉर्म में ही एनालिसिस करने वाले हैं। ऐसे समय पे हम जो डेटा लेते हैं वो होता है अनग्रुप्ड डेटा। अब इसमें हम देखते हैं उदाहरण। मान लीजिए कि आउट ऑफ 100 कितने लोगों को मार्क्स मिले, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, यानी कि 45, 25, 65 इस तरीके के मार्क्स मिले। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट नहीं है। तो इसको मैं अगर ग्रुपिंग नहीं भी करूँगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि उस क्लास का रिजल्ट कितना रहा, उस क्लास का रिजल्ट कितना रहा। और अब अगर मैं ग्रुपिंग पे देखूँ, ग्रुप डेटा को देखूँ, तो जब सैंपल साइज जो है वो रिलेटिवली लार्ज है, जब सैंपल साइज जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे समय पे हम डेटा को क्या करते हैं, सर्टेन क्लासेस में बांटते हैं और फिर उसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक उदाहरण है कि, किन वर्कर्स का वेज 0 से 10 के बीच में है, तो 22 लोगों का। किन वर्कर्स का वेज 10 से 20 के बीच में है, तो 38 लोगों का। तो ऐसे करके हमने क्या किया, क्लासेस बांट ली कि वेज इन रुपीज़, कितने रुपए उनको मिलते हैं और उतने रुपए जो मिलते हैं उस रेंज में कितने वर्कर आते हैं। तो 22 वर्कर ऐसे आते हैं जिनका जो वेज है रुपए में वो 0 से 10 रुपये है। 38 वर्कर ऐसे हैं जिनका जो वेज है दिन का वो 10 रुपये से 20 रुपये है। तो जब हमने ग्रुपिंग किया तो इससे कुछ तो मीनिंगफुल हम निकाल पाए कि हाँ भाई, सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो 46 है, जिनकी जो आय है एक दिन की वेजेस रुपीज़ में वो है 20 से 30 रुपये। तो इसलिए ग्रुपिंग ऑफ डेटा का बहुत महत्व है। लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम ये करते हैं तो कहीं ना कहीं डेटा की ओरिजिनलिटी भी खोती है। जो डेटा की ओरिजिनलिटी होती है वो खोती है। मतलब हम कहीं ना कहीं उसको क्लासेस में बांट के 10 लोगों को एक ही चीज़ बता रहे हैं, 10 लोगों को एक ही चीज़ बता रहे हैं, पर हो सकता है उसमें भी अलग अलग होती। लेकिन क्योंकि डेटा बड़ा था तो हम हर पॉइंट की एनालिसिस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्लासेस में उसको बांट लिया। अब हम देखेंगे कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा में अंतर क्या होता है। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा में अंतर क्या होता है और कौन से समय पे कौन सा अप्रोच हमको रखना चाहिए। तो शुरुआत हम करेंगे क्लासिफिकेशन से। तो ग्रुपिंग ऑफ डेटा कब क्लासीफाई होती है, इट इज़ ऑर्गेनाइज इन क्लासेस आफ्टर एनालिसिस। हम एक बार उसका एनालिसिस कर लेते हैं फिर उसको क्लासेस में बांटते हैं। और अनग्रुप डेटा क्या होता है, ये हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में होता है, हमेशा रॉ होता है, इसको हम किसी भी क्लासेस में नहीं बांटते हैं। दूसरा होता है प्रेफरेंस।
कब हमको क्या करना चाहिए, कब हमको ग्रुपिंग करना चाहिए, कब हमको ग्रुपिंग नहीं करना चाहिए, वो इसमें देखेंगे। तो ग्रुप डेटा कब यूज होता है? इट इज़ यूज्ड व्हाइल एनालाइजिंग, ड्राइंग ग्राफ्स, चार्ट, फिगर। ग्रुप डेटा इज प्रिफर्ड एज इट इज इजी टू इंटरप्रेट। ग्रुपिंग ऑफ डेटा जब हम कर देते हैं तो हम आसानी से उसका ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, फिगर्स उसमें से बना सकते हैं। तो ऐसे समय पे ग्रुप डेटा का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो विश्लेषण है, इसकी जो व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन आसान होता है। और अनग्रुप्ड डेटा हम कब यूज़ करते हैं? जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं। यूज वाइल कलेक्टिंग अनग्रुप्ड डेटा इज प्रिफर्ड बिकॉज इट इज स्टिल इन द ओरिजिनल फॉर्म एंड नॉट टेम्पर्ड और मैनिपुलेटेड। अगर आप कोई सर्वे कर रहे हो तो आपको हमेशा रॉ डेटा ही लेना है, रॉ डेटा ही इकट्ठा करना है। आपको उस समय पहले से क्लासीफाई करा हुआ डेटा नहीं लेकर आना है। क्यों नहीं लेकर आना है? क्योंकि अगर आप पहले से ही क्लासीफाई लोगे तो उस अदर पार्टी ने, सामने वाली पार्टी ने उसको किस तरीके से बांटा है ये आपको पता नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपका जो विश्लेषण है, आपके जो रिजल्ट है वो खराब हो या उसमें एरर्स आए। इसलिए जब हम कलेक्शन करेंगे तो हम हमेशा अनग्रुप डेटा ही प्रिफर करेंगे। फिर बात आती है एक्यूरेसी की। तो जो ग्रुप्ड डेटा होता है ये हमेशा प्रिफर करते हैं हम, क्योंकि इसमें जो मीन का कैलकुलेशन होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जब हम मीन निकालते हैं किसी वैल्यू का तो इसमें मीन ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और जब अनग्रुप्ड डेटा की बात आती है तो इसमें लेस एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कई बार कुछ वैल्यूज़ बहुत ऊपर नीचे भी हो जाती है। मान लो कि कोई वैल्यू की सीरीज चल रही है 0, 10, 20, 25, 30 ऐसे चल रही है, और अचानक से कुछ आ गया 208, 250, तो वो एक आउटलायर हो गया। ये मैंने अपने पहले और दूसरे वीडियो में भी आपसे बात की थी। तो ऐसे समय पे हम क्या करते हैं? अनग्रुप डेटा का उपयोग नहीं करते, ग्रुप डेटा का उपयोग करते हैं जब हमें एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है। चौथा आता है रिप्रेजेंटेशन। तो जब ग्रुप डेटा की बात आती है तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल में और ग्राफ में, फ्रीक्वेंसी टेबल्स में और ग्राफ्स में। और अनग्रुप जो डेटा होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, कि इस तरीके से ये अनग्रुप डेटा है। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल आपसे शेयर करने वाला हूँ। इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ग्रुप और अनग्रुप डेटा क्या होता है और कब किसका उपयोग करते हैं। तो ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा और क्लासिफिकेशन के आधार पे। क्लासिफिकेशन कब? ऑर्गेनाइज इनटू क्लासेस। ग्रुप डेटा नो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं करते, कोई ऑर्गेनाइज डेटा नहीं रहता, सिंपली लिस्ट रहती है। फिर आती है प्रेफरेंस। तो ग्रुप डेटा जो है वो प्रीफर्ड करते हैं हम जब हम डेटा का एनालिसिस कर रहे होते हैं, और अनग्रुप डेटा कब प्रीफर करते हैं? जब हम डेटा का कलेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जब ग्रुप डेटा की बात करें तो हैज़ हायर एक्यूरेसी लेवल्स व्हेन कैलकुलेटिंग मीन एंड मीडियन। इसका एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा होता है जब हम मीन और मीडियन का कैलकुलेशन करते हैं। और अनग्रुप्ड डेटा जो होता है ये लेस एक्यूरेट होता है मीन और मीडियन निकालने में। फिर बात आती है प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन में जब ग्रुप डेटा की बात आती है तो हम उसको शो करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल्स के द्वारा, और अनग्रुप डेटा को हम सिंपली शो करते हैं लिस्ट के द्वारा। समरी की अगर बात की जाए तो इसको जब हम समराइज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से समराइज करते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होता है समराइजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता समराइजेशन का, एक सिंपली लिस्ट की तरह होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है या आप इस सीरीज़ को बेहतर बनाने के लिए कोई फीडबैक देना चाहते हैं या आपके कोई सुझाव है तो आप हमें i.m.always.yours.inlearning@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। धन्यवाद।